ट्रेनिंग सेंटर कोयटा दहशतगर्दों के निशाने पर रहा। 61 पुलिस के जवान शहीद हो गए, दर्जनों ऐसे हैं जो कि जख्मी हैं। पैदल दहशतगर्द हमलों के बावजूद हुक्मरानों की तरजीहात हैं कि अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी हैं। गुड और बैड तालिबान की तमीज़ ने सैकड़ों ऐसे घराने हैं जिनको उजाड़ दिया। क्या कोयटा में पुलिस के जवानों पर हमला प्रॉक्सी वॉर की अदला की बदला पॉलिसी का एक हिस्सा है? क्या नाकिस सिक्योरिटी पर बलूचिस्तान की हुकूमत मुस्ताफी होगी? क्या हुकूमती गफलत का जो खुमियाजा है वो आम आदमी को, आम आवाम को आखिर कब तक भुगतना पड़ेगा? 2002 से अब तक यानी 2016 तक देखें तो 443 खुदकुश हमले हो चुके हैं, जिनमें 6773 ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि जाँ बहक हुए। रायवन के सिक्योरिटी इंतजाम पर 7 अरब रुपए लगाने वाले कोयटा के पुलिस की ट्रेनिंग सेंटर की दीवार पर आखिर चंद लाख रुपए खर्च क्यों ना कर सके? अफसोसनाक वाकया हुआ आमिर साहब गुज़श्ता शब कोयटा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर, लेकिन इस तरह के सानिहात अक्सर बड़े अहम सवालात छोड़ते हैं। मुहर्रम में सिक्योरिटी के हवाले से पहले कहा गया था कि दहशतगर्दी का वाक़ा पेश आ सकता है। आखिर आशूरा के बाद मुहर्रम में सिक्योरिटी मामूल पर क्यों लाई गई? हाई अलर्ट क्यों नहीं किया गया? आपने बहुत खूबसूरत बात की कि सवाल छूट जाते हैं इस तरह के सानियात। हमारे यहाँ तो काफ़ी अरसे से जब भी इस तरह के सानियात आ रहे हैं, सवाल दर सवाल ही आते रहते हैं, जवाब नहीं आता। अभी तक भी पिछले 2 साल में जितने भी वाक़यात हुए हैं, किसी का भी जवाब नहीं आया। और जो अब 24 घंटे तकरीबन होने को हैं, तो अभी इतनी ज़्यादा तजिया हो चुका है। मगर अब पीछे से बैठ के अगर आप देखें तो जो सबसे ख़तरनाक बात यह है कि अभी कोई तफ्तीश नहीं हुई होती, अभी किसी ने क्लेम नहीं किया हुआ, तो एक एज्यूम करके जो है ना फ़ौरन बड़ा सिंपलिस्टिक सोल्यूशन करके सारा तबसरा उस पर होता रहा। आज सारा दिन मैं रात से देख रहा हूँ कि तजिए ये होते रहे कि फ़ौरन आप जो है इंडिया पे डाल दें। ये इंडिया भी यही करता है कि वो उनके यहाँ भी उरी का हो ही रहा था तो पाकिस्तान पे डाल दिया। तो वो एक टिट फॉर टैट करने की बड़ी जल्दी है। इससे कोई आप पाकिस्तान का भला नहीं कर रहे होते। बिल्कुल शवाहिद हैं, कुलभूषण यादव है और भी उनका फुटप्रिंट्स हैं, मगर हम अपनी कौम का, मुल्क का बहुत भला करेंगे कि अगर हम सही तजिया करें, उस पर टिट फॉर टैट में ना जाएं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि ख़ास तौर पे अब जबकि आज ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये किसने किया। तो एफसी के जो डीजी हैं बलूचिस्तान के शेरफगंज साहब, उनकी तरफ से जज साहब ये कहा गया कि जनाब ये इसमें लश्कर जंगवी के हमें मुलव्वस होने के आसार नज़र आ रहे हैं। उसके बाद से ये क्लेम कर लिया गया IS जो है इस्लामिक स्टेट, जो कि बाय द वे ना इस्लामिक है ना वो स्टेट है, उनमें से वो कोई नहीं है। बहरहाल उनसे वो आ गया। और ये एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ एक डिनाइल चल रहे थे 2 किस्म के, दोनों के हवाले से। एक लश्कर जंगवी हमने इतने साल पालते रहे, ये भी हमारे गुड तालिबान रहे हैं। फाइनली जब ये मलिक साक की 2 साल पहले उनको मार दिया गया और उनके भाइयों को भी और उनके पूरे ग्रुप को, तो ये अज्यूम कर लिया गया था कि जनाब ये ख़त्म हो गया, अब इसकी वो होगी। हालांकि पूरे पाकिस्तान में उनके खिलाफ एक छोटा सा इस्लामाबाद में जलसा निकला था, सबसे बड़ा कोयटा में निकला था। और याद रहे कि लश्कर जंगवी के जो 200-400 उन्होंने क्लेम किए थे, बंदे मारे थे, वो सारे बलूचिस्तान और कोयटा में थे, हज़ाराज लार्जली। तो वो उसके जरासीम थे, मगर ये आंखें बंद कर ली गई थी। दूसरा IS के हवाले से हमारे यहाँ ये जनरली ये मफरूज़ा रहा कि नहीं हमारे यहाँ IS नहीं है, IS का नहीं है, अफगानिस्तान तक भी आ गई है, उधर भी चली गई है, हमारे यहाँ नहीं है। अब सडनली जो है याद रहे कि ये जो पिछला वकीलों वाला भी जो वाक़या हुआ था, वो भी जो है IS की तरफ से क्लेम किया था। बाद में फिर एक तालिबान का एक स्प्लिंटर ग्रुप है जमातुल अहरार, उन्होंने भी क्लेम किया। अभी तक ये उसकी साबित नहीं हो चुका कि वो था किसका। मगर ये एक बहुत ख़तरनाक पहलू है कि ये अब इन सब के घूम फिर के हम ये इसमें चले जाते हैं कि जनाब इनका है या उनका। मगर एक जो सबसे बड़ा डिनाइल हमारा ये रहा है कि घूम फिर के ये तमाम के ऊपर से ताने बाने मिलते हैं। ये लश्कर जंगवी आलमी जंग से स्टार्ट होके अब वो आलमी इंटरनेशनल लश्कर जंगवी बन गई भी है। और ये वही घूम फिर के ये बहस जाती है घूम फिर के 2 चीज़ों पे। एक ये कि वो गुड तालिबान बैड तालिबान की पॉलिसी पे दोबारा एक ले जाते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी बात कहूँगा वो ये कि जनाब हम अफगानिस्तान की इसके साथ लिंक करके वो डिबेट कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए इंडिया के हवाले से, ईरान के हवाले से, अमेरिका के हवाले से। वो लॉन्ग टर्म है, वो तो महीने सालों की बातें हैं। जो क्विकली हमें करना चाहिए, जो हम कर सकते हैं, वो ये है कि हम अंदरूनी अपनी सब बंदी, अपनी हाउस इन ऑर्डर कर लें और तमाम चीज़ें जो हैं, हम एक वॉर की कैफियत में हैं इसका इकरार करके फौज के अलावा बाकी इदारे भी जो हैं एक वॉर की सिचुएशन वाली कम अज़ कम सिक्योरिटी के इंतजाम कर लें। सिर्फ ये कि ये जब पुलिस में ये मैसेज आता है कि पुलिस की एक ट्रेनिंग के ऊपर हो सकता है, तो हमारे अस्पताल और स्कूल जो है बच्चे वो वल्नरेबल हैं, उन पे अटैक हो सकता है। वो तो बेचारे उनका तो भी पुरसाने हाल ही। बिल्कुल, जिस तरह से आप
आपने भारत के हवाले से बात किया, आमिर साहब अफगानिस्तान के हवाले से बात की, क्लासेस साहब क्या इन दोनों मुल्कों को समझ लिया जाए या इनके अलावा कोई ऐसी फोर्स और भी मौजूद है जो कि दहशतगर्दी को स्ट्रेटेजिक हथियार के तौर पर पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है? पहले मैं थोड़ी सी आमिर की बात से पिक करता हूँ कि ये टिट फॉर टैट का जो है कि अभी कोई वाक़या हो रहा होता है तो आप अपने हमसाया मुल्क पे इल्ज़ाम लगा दें। जो इंडिया में चीज़ होती है वहाँ ज़्यादा मैंने देखी है उस पर कि इंडियंस का जो मीडिया है वो अपने एस्टेब्लिशमेंट का जो नैरेटिव है उसको बड़ा ब्लेंडली फॉलो करते हैं वो, और इतनी उसमें वो धूल उड़ा देते हैं कि वो सवाल भी नहीं पूछ सकते अपनी सिक्योरिटी एजेंसी से, अपनी इंटेलिजेंस के इदारों से, अपनी जो डिफेंस के उनके इदारे हैं कि जनाब मान लेते हैं जी कि वहाँ से अक्रॉस द ये बॉर्डर जो है टेररिज्म हो रहा है, कुछ लोग आए होंगे पाकिस्तान से, उनके मुताबिक वो एंटर हुए होंगे, वो चले गए हैं और उन्होंने वहाँ पे जो भी कार्रवाई दहशतगर्दी की करनी थी कर ली, फेयर इनफ। उसके बाद आपको कुछ सवालात जो हैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट से तो करने चाहिए कि जनाब ये पूरा एक आपकी फेंसिंग है, वो अंदर कैसे आ गए, अंदर आकर उन्होंने अटैक भी कर लिया है, उनकी बॉडीज कहाँ पे हैं, कहाँ पे वो लोग पकड़े गए हैं, उनके एविडेंसेस हमारे साथ शेयर करें। अभी मैं उस पर ट्विटर पे देख रहा था एक तस्वीर आजकल चल रही है कि गोजरावाला में उन्होंने दिखाया जी किसी का कोई नौजवान का कोई जनाजा था, तो उसमें उन्होंने क्लेम किया है कि जनाब ये जो वहाँ पे उड़ी में जो वहाँ पे अटैक हुआ था तो ये नौजवान जो है तो वहीं पे इसकी मौत हुई थी या शहादत हुई थी तो उसका जनाजा होना है। ये बड़ा आजकल पॉपुलर चल रहा है। तो सवाल उसमें ये होता है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये कैसे मुमकिन है कि कुछ लोग जाते हैं अटैक करते हैं, अटैक करने के बाद बॉडीज भी ले आते हैं, वो ट्रांसपोर्ट भी कर लेते हैं पाकिस्तान में, और ट्रांसपोर्ट होकर पूरी बॉर्डर से वो गोजरावाला भी पहुंच जाती है वहां पे। तो ये चीजें हैं जो एक जो मीडिया का नैरेटिव है कि मीडिया जो है वो बहुत सारा धूल उड़ाता है क्योंकि उसमें एस्टेब्लिशमेंट बच जाती है। जब आप उनसे की क्वेश्चंस नहीं पूछते अपनी एस्टेब्लिशमेंट से, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से, उनकी नाकामियां, उनकी बिग फेल्योर्स, वो बड़ा आसान फील करते हैं कि आप पूरी कौम को एक साइड पे लगा दें। अच्छा हम भी ये कर रहे हैं जो मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ, अगरचे हमारा मीडिया में फिर भी कहता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन भी करते हैं, हम डिबेट भी करते हैं, सवालात भी उठाते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव जरूरी नहीं है कि सारे का सारा बाई किया जाए। इवन पॉलिटिशियंस की जो यहाँ कौमी मफाद है जी, ये कौमी मफाद है। इंडिया वाले अपना भला नहीं, इंडिया वाले अपना भला नहीं करते हैं। अगर वो इसका उसको फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, वो अपने मुल्क का नुकसान करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। आई एग्री, क्योंकि उसके बाद वाकयात वो होते रहते हैं। मसलन इसमें क्या हुआ, जो हमारे जैसे लोगों ने, मुझे याद है कई दफा हमने प्रोग्राम किया, एपीएस का वाकया हुआ पेशावर का, बिल्कुल हमें बताया गया जनाब के बाकायदा उसकी इतला मौजूद थी, आपके पास इतला मौजूद थी, आपको पता था हमला होना, इसके बावजूद भी हमला हो गया और 140 बच्चे वहां पे हमारे, कोयटा की भी तो इत्तला थी ना, मैं उसी पे आ रहा हूं। अब ये पता चलता है कि इसकी भी इतला थी हमारे पास। अब इसमें 2-4 इदारों का अब इसमें अगर उनकी नाकामी आ सकती है। इंटेलिजेंस वाले तो कह सकते हैं कि जनाब हमने तो बता दिया था ये चीजें होंगी। आगे जिन लोगों का काम था कि इसको नाकाम करते, इनको काउंटर करते, उनकी कोई खबर नहीं है, आज तक हमें भी नहीं पता चला। हालांकि मुझे एक दफा वहां ISPR से फोन भी आया था जब मैंने उस पर APS पे बड़े आके कोई सीरियस सवाल किए थे। मैंने ये पूछा था कि जनाब हमें बताया जाता है कि इतला मौजूद, इतला के बावजूद वो आते हैं, पूरे का पूरा बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, काम कर जाते हैं, और यहाँ पे उसके बाद स्कूल में बच्चों को हॉस्टेज करते हैं, मार के चले भी जाते हैं, और कोई कहीं पे कोई अकाउंटेबिलिटी का कोई ये मैकेनिज्म नहीं है। तो ISPR ने मेरे उस प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल करके कहा था, उनके अफसर साहब ने, उन्होंने कहा जनाब हमने इसको हाईलाइट नहीं किया, लेकिन ये जो एक्शन है ना कुछ लोगों के खिलाफ लिए गए हैं जो जिम्मेदार थे, तो मैं सर इन एक्शंस को ओपन करें, लोगों को बताएं कि जिन जिन की नाकामियां थी उनको अकाउंटेबल किया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। आप क्या करते हैं, आप कहते नहीं छुपाएं इसको, किसी को पता ना चलने दें कि किस किस की नलायकी थी, नाअहली थी। अच्छा नहीं कि ज्यादा सामने लाए उन्हें, उसका नुकसान क्या हो रहा है कि आप ये गलतियां ब्लंडर करते रहते हैं। जिन्होंने APS के वाकये के जिम्मेदार थे, आज उनके पब्लिकली नाम लिए जाते और बताया जाता है कि फलां फलां लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। तो ये जो वहां पे हुआ है, जो कुछ आपके क्वेटा में हुआ, उनको भी कान होते कि जनाब जब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आपके पास आती है, आपने इनको कितना सीरियसली लेना है। एक मुझे एक बड़ा इंतहाई जिम्मेदार अफसर ने बताया, मैं बता रहा हूं पाकिस्तान में इंटेलिजेंस के सिस्टम जो है ये कितने वीक हो चुके हैं, पुअर हो चुके हैं, कि वहां से पाकिस्तान के एम्बेसडर ने वहां से ईरान से फॉरेन ऑफिस को भेजा, एक उन्होंने वहां पे उनको मुखबरी भेजी, आप कह सकते हैं, खबर उनको मिली होगी वहां कि जनाब आपके पारा चिनार में वहां पे फलां डेट के हमारे पास इतलात आ रही हैं कि वहां खुद का हमला होगा, और वो लेटर पहुंचा जो है उस हमले का हो गया, हमला हो गया, बहुत सारे लोग मारे गए वहां पे। उसके 10 दिन बाद पहुंचा आगे नेक्टा तक। मैं आपको इस मुल्क की आपको नाअहलियों की दास्तान बता रहा हूं कि वहां से ईरान से लेटर आता है, फॉरेन ऑफिस के पास आता है, खबर आपके पास मौजूद फॉरेन ऑफिस से वो जाते जाते नेक्टा तक जनाब वो वाकया भी हो चुका है, वो बंदे भी मारे जा चुके हैं। 10-12 दिन बाद उनके पास लेटर पहुंच गया कि जनाब कि वो जरा खबरदार कर दूंगा, खबरदारी रहने दें, वहां पे ऑलरेडी वाकया हो चुका है। इदारों की भी ना, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट नहीं है। मैं आज सारा दिन मैं उसको देखता रहा हूँ, मैं शोज भी देखता रहा हूँ, ट्विटर पे भी कहीं से एक आवाज भी नहीं आ रही कि जिन लोगों को लाखों अरबों रुपए के बजट दे रहे हैं, जिनका काम है कि वो सिक्योरिटी दें, जिनका काम है वो जाके इंश्योर करें, उनकी किसी से कोई सवाल पूछा जाना चाहिए कि नहीं पूछा जाना, किसी की कोई जिम्मेदारी है। यहाँ पे आप सारा नैरेटिव वो मानते हैं कि यहाँ पे एक टिट फॉर टैट हो रही है, रीजनल एक यहाँ पे प्रॉक्सी एक वार उसमें लड़ी जा रही है, नॉन फैक्ट है।
उसके बावजूद भी आपके वाकयात होते रहते हैं। पेशावर वाला कितना बड़ा वाकया था, उसके बाद 4 सदा वाला कितना बड़ा वाकया था, ये क्वेटा वाला इससे पहले जो हुआ था जिसमें वकील भी इतने बेचारे मारे गए। मतलब हमने सिर्फ एक ही नैरेटिव रखा हुआ है जो हम कौम को बेचते रहते हैं कि जनाब ये प्रॉक्सी वार्स हैं, ये अफगानिस्तान इंडिया का बिल्कुल कर रहे होंगे। लेकिन बात यह है कि आपने अपने को सिक्योर करने के लिए क्या किया? इसका जवाब यह है कि प्रॉक्सी वार्स हम करें, वो हमारे ऊपर करें। जनरल मुशर्रफ ने एक इंटरव्यू दिया था गार्जियन को। मैं और बात करता हूं, मैं जहां पे अटैक्स होते रहे वहां बाउंड्रीज वाल नहीं थी, एपीएस की बाउंड्री वाल नहीं थी। जीएचक्यू पे जब हमला हुआ था 2-3 दिन जारी रहा हमला, जिसमें हमारे 50-60 के करीब हमारे फौजी शहीद हुए थे, उनकी तो सबसे सख्त बाउंड्री वाल थी। बुरी हालत थी ना। मैं और बात कह रहा हूं, मतलब मैं आपको सिर्फ 2-3 मतलब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के दफातर को उड़ाया गया, सबसे ज्यादा वो थे सिक्योर थे, उनसे ज्यादा तो कोई नहीं हो सकता ना जो प्राइम एजेंसीज के दफ्तर, अगर वो उड़ाए गए हैं। एपीएस का मैंने बता दिया सबसे सिक्योर एरिया में था। और बहुत सारी चीजें भूल गई हमें कि जनरल मुशर्रफ के दौर में, उसके बाद में ये पीपल्स पार्टी दौर में कितनी सिक्योर बिल्डिंग्स में भी ब्लास्ट होते रहे। ये मेरिट में आपको याद होगा, यहाँ पे जब बम से उड़ाया गया था 2008 में, इसकी सिक्योरिटी नहीं थी, उसकी दीवारें नहीं थी। सवाल और हैं कि आप वहां तक दीवार तक जाने क्यों देते हैं लोगों को? ये दुनिया में आइडियली ये सवाल पूछे जाते हैं। ये बाद में चीजें आती हैं कि वहां पे सिक्योरिटी क्या थी नहीं थी। मैं तो आपको अभी सिर्फ 3-4 गिनवाई है, मैं आपको एक लंबी लिस्ट दे सकता हूं कि जहां पे आपकी बड़ी सिक्योर आपकी इमारतें थी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जीएचक्यू से ज्यादा सिक्योर तो कोई नहीं है। ये खुद उनकी इंक्वायरी, उनकी रिपोर्ट बाद में आई थी कि वो 2.5-3 महीने तक ढोक अवान, मेरा ख्याल है वहां पे उन दहशतगर्दों ने बैठ के प्लानिंग की थी कि हमने जीएचक्यू पे कैसे कब्जा करना है, हमला कैसे करना है। 2.5-3 महीने में किसी को नहीं पता चला। आपको अपना इंटेलिजेंस लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है। अच्छा, इसमें हम इसलिए इंटेलिजेंस को बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे हैं कि दोनों मौकों पे, एपीएस हो या क्वेटा का वाकया, उन्होंने इनको आके वार्न किया था ये होना है। हम सीरियस नहीं ले रहे इस चीजों को, हमने सारी चीजें खुदा की मर्जी पे छोड़ दी। हालांकि खुदा कुरान पाक में बड़ा वाज़ेह लिखा है कि हमने आपको अकल दी है, समझ दी है, इस्तेमाल करें इन चीजों का। अब सारी चीजें खुदा पे अगर छोड़ें जरूर ठीक, हम तवक्कुल रखते हैं, लेकिन तवक्कुल का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि आप अपने घर बैठ जाए, हाथ पे हाथ रख दें। ये कोई हरगिज़ आपका इस्लामिक कंसेप्ट भी नहीं है, और ना मेरा ख्याल नेचर इस तरह के आपको हेल्प करती है। तो ये चीज होनी चाहिए थी। लेकिन अभी आमिर साहब आपसे वो ले रहे थे फैक्ट्स, मेरा ख्याल है उस पर वो बात करेंगे कि वहां पे जिस सूबे में इतनी करप्शन होगी, यहाँ मिलियंस ऑफ रुपीज किसी सेक्रेटरी के घर से मिलेंगे, वो अभी आपको डिटेल बताएंगे आमिर साहब। एक और छोटी सी बात मुझे याद आ रही है, मुझे उसका हवाला देने दें कि मैं जब 2001 की बात है या 2000 की मेरा ख्याल है, एक जनरल मुशर्रफ साहब ने मीटिंग की। सबसे पहले उस वक्त भी ये चीजें हो रही थी। उन्होंने कहा जनाब कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है इनको रिस्ट्रक्चर किया जाए। उन्होंने मीटिंग की, बड़ी उनकी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, उसमें तमाम जो उस वक्त इंटेलिजेंस ये इदारे थे इनके अफसरान मौजूद थे, सिविलियन थे। कुछ 6-7-8 पेजेस की एक वहां पे हिकमत अमली बनी, फैसले हुए कि हमने ये ऐसे करना है। मुझे याद है उस वक्त शाहीन सबाई साहब जो मेरे एडिटर थे, तो मैंने वो स्टोरी उसमें भेजी थी, उसमें वो अखबार में हमारी छपी भी थी बड़ी सारी। ये 2001 की बात बता रहा हूँ मैं। पिछले दिनों एक और मीटिंग हुई है सर यहाँ पे, ये वजीर आजम हाउस में। फिर हमारे सारे के सारे वही लोग जो 15 साल पहले मौजूद थे, वही मौजूद थे। मतलब वो बंदे नहीं थे, लेकिन ऑफिस होल्डर जो थे या दूसरे के फेसेस बदल गए थे, पोजीशन हुई थी। मैं भी आपको अखबार की अभी गूगल करके निकाल देता हूँ। 2 हफ्ते पहले सर फिर मीटिंग हुई है। उन्होंने वही एग्जैक्ट गुफ्तगू कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की इनकी रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, इनकी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। एक रैपिड फोर्स बनानी थी चौधरी सार अली खान साहब ने, आपको याद है। एक नेक्टा ने बहुत बड़ा रोल अदा करना था कि जो इस तरह की खबरें आएंगी, इंटेलिजेंस आएंगी, हमने सूबों के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करनी। इतनी सारी गुफ्तगू हो चुकी है इस मुल्क में इस पे कि हमने इसको ठीक कैसे करना है। जिन्होंने करना था ना, उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी जो है 9/11 के बाद विद इन मेरा ख्याल 1 मंथ होमलैंड सिक्योरिटी बन गई थी, लॉज भी तब्दील हो गए थे, चेंजेस भी कर ली थी वहां पे अमेरिका में। बातों से आगे बढ़ गए ना, बातों से फौरन विद इन। यहाँ 15 साल बाद या 15 साल पहले मैंने रिपोर्ट किया था, अभी भी मेरे पास पड़े होंगे मीटिंग्स उस मिनट से कहीं ना कहीं। 15 साल बाद फिर वही मीटिंग हो रही है, रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। अपनी नलायकियों को मान लें, ठीक है, उसमें हिंदुस्तान भी है, आपको पता है कि नॉन एनिमीज है आपके, अफगानिस्तान है, आपको पता है अगर आपके साथ उनके मसाइल चल रहे हैं, उनको अपनी शिकायतें हैं हमसे। आप अफगानों से पूछें, वो एक लंबी चार्जशीट हमारे खिलाफ करते हैं। इंडियंस को हमारे खिलाफ अपनी एक उनकी लंबी चार्जशीट है। लास्टली, क्या यह मुमकिन नहीं है कि हम इस प्रॉक्सी वार को, जो मैंने गार्जियन की बात की थी, कि जनरल मुशर्रफ ने बात की थी, मैं इसलिए जानबूझ के कह रहा हूं कि अपनी जान के मान पे आके कि अगर मैं कहूंगा तो मेरे ऊपर नजला गिरेगा। जनरल मुशर्रफ साहब इस मुल्क के ज्यादा मुहिब्बुल वतन है जनाब। उन्होंने फरमाया था, मैं उनका कवर ले रहा हूं, रेफ्यूज ले रहा हूं उनके पीछे, मैं छुपने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने फरमाया था जनाब कि पाकिस्तान और इंडिया ने बड़ी प्रॉक्सी वार्स लड़ रही हैं। ये उनके गार्जियन के इंटरव्यू कहेंगे तो कल हम उसके नुकात ले आएंगे। अब दोनों मुल्कों को बस कर देना चाहिए। ये काफी आपने अपने एक दूसरे के मुल्कों में मेरा ख्याल है वो कर लिए हैं। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत को एक दफा फिर इन तीनों को इकट्ठे बैठना चाहिए।
इनको बैठ के कोई रीजनल पीस की कोशिश फिर करनी चाहिए। इसमें चाइना को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको करें, अमेरिकन को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको करें। इस तरीके से एक ऑन गोइंग जो आपने यहाँ पे आप प्रॉक्सीबाज लड़ रहे हैं, इस रीजन में तीनों मुल्क अफेक्ट हो रहे हैं, इंडिया भी हो रहे हैं, हम भी हो रहे हैं, और अफगानिस्तान भी हो रहा है। इसका हल यही है जो मेरा ख्याल शायद ना निकल सके, हमारा तो ख्वाब है, ख्वाहिश है कि आप प्रॉक्सीबाज बंद करें, आप तीनों किसी ना किसी कैपिटल में बैठ जाएं, आप काबुल में बैठ जाएं, आप वहां पे दिल्ली में बैठ जाएं, आप इस्लामाबाद में बैठ जाएं। दुनिया में ये मसले हल हुए हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। यूरोपियंस ने इससे बड़े बड़े मसले हल किए हैं, हम भी कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा क्लासा साहब मसला नहीं है जिसका हल मौजूद ना हो। जिस तरह से आमिर साहब, क्लासा साहब ने आपकी तरफ थ्रो किया था कि करप्शन और दहशतगर्दी का हमारे हुक्मरान भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि गठजोड़ है। अब बलूचिस्तान हुकूमत को सामने रखने तो उनके आपने भी देखा होगा कितनी बड़ी तादाद में उनके घर से पैसा मिला, वो फिगर्स हम चाह रहे हैं कि आप हमारे साथ शेयर करें। फिगर्स तो उन्होंने 80 करोड़ रुपया जब फाइनेंस सेक्रेटरी के घर से मिले, और जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी ज़ाहिर है वो अकेला तो नहीं बना रहा था ना, उसके साथ पूरी टीम चल रही होगी। याद रहे कि बलूचिस्तान में इस वक्त गवर्नमेंट नून लीग की है, कोलिशन पार्टनर वो पहले 2.5 साल में थोड़े से, उस वक्त जब आई थी डॉक्टर मालिक की गवर्नमेंट, हालात बड़े एकदम से बहुत खराब थे, और 2.5 साल में जब से इनका साल हुआ है आप गौर करिए बड़े धमाके बढ़ गए हैं। दूसरा, वो अभी हम आपने जो क्लिप दिखाया कि वो जो दीवार नजर आ रही है, सबको नजर आ रही है, पैसे भी प्रूव होंगे, वही नहीं लग रही। ये स्टोरी की वो जो स्टोरियां सुन रहे हैं, सिर्फ ये 80 लाख करोड़ रुपए उनके घर से निकलना की नहीं है। बलूचिस्तान में इस वक्त हर एमपीए को पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट के नाम पे पैसा मिल रहा है, जो रईसानी साहब के दौर में सिलसिला था वही हो गया। 25 करोड़ से बहुत ज्यादा दिया जा रहा है। मेरी इत्तला ये है कि इससे डबल के करीब अमाउंट जो है ना इससे एक को इससे भी डबल दी जा रही है, और वो कितना लग रहा है, कोई कितना उसको खाया जा रहा है, इसकी कोई तारीफ, मगर बुरी खबरें आ रही हैं कि करप्शन वो पूरे उस पे है। ये तो फिर जब करप्शन होगी ये पैसे नहीं दीवारों पे लगेंगे, वो है। मगर मैं इनके पॉइंट से बहुत एग्री करता हूं कि ये हम दीवारों से मसला हल नहीं होएगा। जब थिएटर ऑफ वॉर जो है आपका कराची से लेके तुरखम तक है, तो वो पिक एंड चूज करेंगे, जहां से भी एक छोटी सी दीवार बड़ी छोटी आगे प्लान करेंगे, वो कर सकते नहीं कर सकते। मगर अगेन वही बात कि जनाब जब आपने अपना अगर हाउस इन ऑर्डर कर लिया हो, ये चीजें ठीक कर ली हो, तो फिर हम उनको ब्लेम नहीं करेंगे। जिस तरह अमेरिका में इन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि उन्होंने कर लिया, अमेरिका में धमाका होता है और महीने 2-6 माह में कोई ब्लेम नहीं करता कि ये सिक्योरिटी लैप्स था, क्योंकि उनको पता है सिक्योरिटी के लैप्सेस कवर्ड हैं। तो इसलिए वो तबसरा सारा ये होता है कि इसके पीछे सोच क्या थी, कौन लोग थे, ये था। कोई ब्लेम नहीं सुनते। 9/11 के बाद भी उन्होंने वो आए कि लैप्सेस थे, कवर कर लिए। तो हमारे यहाँ वो नहीं है नेशनल एक्शन प्लान। अगेन घूम फिर के रोना आता है कि ये अभी महीना पहले हमें आखिरी दफा बताया गया कि जनाब अब फाइनल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और प्राइम मिनिस्टर की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। प्राइम मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट ने, नून लीग ने कहा है कि हमें बताएं कहां से मामला है और कैसे इसको ठीक किया जाए। तो एकदम से ये इंप्रेशन वो आ गया। लगता ही है वो जब इस तरह के बयान आते हैं उससे लगता ही है कि वो सिर्फ उनको खुश करने के लिए जो है ना वो एक बयानबाजी हो रही है, एक्चुअल ग्राउंड पे नहीं हो रहा। याद रहे कि ये लश्कर जंगवी जो है ये साउथ ऑफ पंजाब बेस्ड है। इसका तमाम जो भर्तियां हैं, इसकी तमाम जो मैन पावर जो बलूचिस्तान में भी करने जाती थी वो साउथ पंजाब से जाती थी। याद रहे कि ये पिछले दिनों में ये ऑपरेशन वहां पे बातें हो रही थी कि पंजाब में होगा, वो जो कि रुक गया, गुट तालिबान पे एक्शन होगा, वो रुक गया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने गौर करने, एक और भी एंगल है कि हम गौर नहीं कर रहे, एक बहुत बड़ा तालिबान का नुमाइंदे 3 दिन से मुल्क में हैं। वो अमेरिका के साथ उनकी जो बातचीत चल रही थी वो आज 3 दिन बाद पाकिस्तान ने एक्नॉलेज किया है, फॉरेन ऑफिस ने, कि जी हाँ हमारे साथ बातचीत के लिए आए।